हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी का थर्ड चैप्टर यानी कि जो तीसरा नंबर चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है, क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है ना? और बिहार के परीक्षा में बिहार से जुड़ी हुई बातें अवश्य पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं हम? बिहार के परीक्षा में बिहार से जुड़ा हुआ चीज जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा और एकदम शानदार तरीके से एक एक चैप्टर को समझने का भी प्रयास करिएगा, ताकि आप लोगों को भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है ना? हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो आइए सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से सारे बच्चे आज लाइव सेशन में अगर जुड़ जाएंगे तो अभी हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। संपूर्ण क्रांति चैप्टर का नाम है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो कि पटना के ही गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है ना? संपूर्ण क्रांति पटना के ही गांधी मैदान में दिया गया था। और क्यों दिया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए। 10वां क्लास में जब आप लोग थे तो हम आप लोगों को सिविक्स में, याद करिए, सिविक्स का वो चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उस चैप्टर में ये बहुत अच्छे तरीके से हम बताए थे कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण जो है वह इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति करते हैं पूरे देश में, और उसका शुरुआत होता है पटना के गांधी मैदान से। उसी संपूर्ण क्रांति में ये जो बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे, उसी भाषण को यहां पर ना लिखा गया, उसी भाषण के बारे में यहां पर पढ़ने के लिए हम लोगों को दिया गया है। क्लियर? ठीक है बाबू? तो एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे संपूर्ण क्रांति पाठ का। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, और इस पाठ का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इस पाठ का लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक, और इस पाठ के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। इस पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इस पाठ के बारे में ध्यान रखिएगा, इस पाठ के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिनको कि लोकनायक का उपाधि मिला। क्या मिला? लोकनायक। ठीक है ना? लोकनायक। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यह भी सवाल आ जाता है कि लोकनायक का उपाधि किन्हें मिला है, तो याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। याद रहेगा, लोकनायक किनको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। ठीक है ना? अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में बातचीत करें तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, इनके बचपन का नाम, बचपन में ना लोग इनको बाउल कहते थे। क्या कहते थे? बाउल। ध्यान रखिएगा, लोग इनको बचपन में बाउल कह के बुलाते थे, इसलिए इनका बचपन का नाम क्या पड़ गया? बाउल। अब बात करते हैं कि इनका जन्म, भाई इनका जन्म कब और कहां? किसी बच्चे को याद है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब और कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था? याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 11 अक्टूबर, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। लेकिन कहां में? तो सिताब दियारा गांव में हुआ है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। ठीक है ना? इनका जन्म कहां हुआ? सिताब दियारा गांव में। सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ। कहां में हुआ? सिताब दियारा, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश और बलिया जिला, बिहार के सारण जिला में भी फैला हुआ है, इन सब जगह पर सिताब दियारा में। लेकिन चूंकि ये बहुत धनी परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई के प्रति इनकी लालसा थी। ठीक है ना? इसलिए ये पढ़ाई करने के लिए 1922 ईस्वी में अमेरिका चले जाते हैं। पढ़ाई के प्रति ज्यादा लगाव रखते थे। ठीक है ना? लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो इसलिए अमेरिका में जा करके बेचारा रेस्टोरेंट में काम करके, जूता पॉलिश करके, यह सब काम करके ये पढ़ाई की। ठीक है ना? तो 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए, ध्यान रखिएगा 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए? शिक्षा प्राप्ति के लिए यह अमेरिका गए।
1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए? अमेरिका गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए? अमेरिका गए। क्लियर, यहां तक हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके माता जी का नाम, पिताजी का नाम। तो प्यारे बच्चे, इनके माता जी का नाम याद रखिएगा। किसी बच्चे को अगर याद है तो कमेंट में आप लोग फटाफट से बताइए। और फिर इनके पिताजी का नाम, ठीक है ना, फिर इनके पिताजी का नाम। तो माता जी का नाम और पिताजी का नाम बताओ बाबू, क्या आप लोगों को याद है? माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था फूल रानी और पिताजी का नाम हरसू दयाल। ध्यान रखिएगा, माता जी का नाम याद रखिएगा। माता जी का नाम है फूल रानी। क्या नाम है? फूल रानी। और पिताजी का नाम? तो पिताजी का नाम है हरसू दयाल। पिताजी का नाम है हरसू दयाल, याद रहेगा। माता जी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हरसू दयाल। क्लियर, यहां तक याद रहेगा। माता जी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हरसू दयाल। अब बात करते हैं यहीं पर इनके पत्नी के बारे में। इनका पत्नी का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, पत्नी के बारे में याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रभावती देवी। पत्नी का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है ना। तो इतना हो गया इनके परिवार के बारे में, जो कि आपको हर हाल में याद रखना है। यही सब तो परीक्षा में पूछता है, और थोड़ी ना कुछ अलग पूछेगा। परीक्षा में यही सब पूछता है, और अगर यही सब आप नहीं बता पाए तो पिछड़ जाते हैं। और सबसे लास्ट में इनका निधन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका मृत्यु कब हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में इनका निधन आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1979 को हुआ है, 8 अक्टूबर के दिन, ठीक है ना। तो 8 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर 1979, 8 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ? इनका मृत्यु हुआ, ठीक है ना। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया जयप्रकाश नारायण के बारे में, जहां तक कि आप लोगों को याद रखना है। सर वो गरीब थे तो अमेरिका कैसे गए? प्यारे बच्चों, आपको हम क्या बताएं, अमेरिका में जा करके बेचारा रेस्टोरेंट में जूठा जो कप प्लेट होता है ना, वो सब धो करके और जूता पॉलिश करते थे वहां, और उससे जो पैसा बचता था उन सब पैसों से ये क्या किए हैं? आगे अपना पढ़ाई किए हैं। ऐसे ही इतना आसान इनका जीवन नहीं रहा है। जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान इनका जीवन नहीं रहा है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके ये पढ़ाई किए और तब जाकर के इनको क्या मिला है? सफलता प्राप्त हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को याद हो जाएगा? बताइए, इतना आप लोगों को याद हो जाएगा? यस और नो, जल्दी जल्दी से बताइए ना, याद हो जाएगा? क्लियर, सारे बच्चों को यहां तक याद हो जाएगा? चलिए, तो यहां तक के बाद आप लोगों को अब थोड़ा सा और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में याद रखिएगा कि 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? तो 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में यह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, ठीक है। सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी में ये सबसे पहली बार शामिल हुए, सबसे पहली बार ये कांग्रेस में शामिल हुए, तो जिस कांग्रेस पार्टी में ये सबसे पहली बार शामिल हुए, उसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये संपूर्ण क्रांति कर दिए, ठीक है ना। जो इंदिरा गांधी थी वो ये कांग्रेस पार्टी की थी। तो 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, और 1932 ईस्वी में जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो उस समय गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी थे, और गांधी जी के चलते जेल भी गए थे। गांधी जी के चलते नहीं कह सकते हैं, देश के चलते कह सकते हैं कि ये देश के चलते जेल भी गए थे, ठीक है ना। और फिर 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ, तो उस समय यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? बताओ जल्दी से बताइए। सारे बच्चों को समझ में आया बाबू? सारे बच्चों को समझ में आया? यस और नो, हाँ चाहे ना, बताइए जल्दी से। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किए। इतना आप लोगों को कम से कम याद रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इनकी एक रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। याद रखिएगा, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नाम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। याद रहेगा बाबू? इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। 1965 में समाज सेवा के लिए कौन सा सम्मान मिला? मैग्सेसे नामक सम्मान मिला। और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये जो भाषण दिए हैं, इसी भाषण को हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि पूरा तो हम आप लोगों को मेन कोर्स में पढ़ाया है। यहां पर हम आप लोगों को सिर्फ वही बताएंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी है। तो 5 जून 1974 को यह भाषण दिया गया था, ठीक है ना।
सर क्या 4 घंटा सोना इनफ है? सिद्धि पूछ रही है सर क्या 4 घंटा सोना इनफ है? बिल्कुल नहीं, 4 घंटा सोना इनफ नहीं है। सोने के लिए कम से कम 6 घंटा चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग अभी इंटर में पढ़ रहे हो भाई, अभी से ही 4 घंटा सोना भी पूरा जीवन बाकी है, तो आराम से 6 घंटे का नींद तो कम से कम पूरा कीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? बताइए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों, यहां तक अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग ना जयप्रकाश नारायण, यही है जयप्रकाश नारायण, जरा गौर से देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण यही है, और आज इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज इन्हीं के बारे में हम लोग इन्हीं का भाषण जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यही गांधी मैदान में भाषण दिए थे, पटना के गांधी मैदान में। देखिए कितना खचाखच आदमी भरा हुआ है। कहा जाता है कि पटना के गांधी मैदान में जितना आदमी छात्र आंदोलन में आया था, आज तक उतना आदमी कभी पटना के गांधी मैदान में नहीं आ सका। पटना का गांधी मैदान यही एक बार समय था जब भर गया था पूरा आदमी से। दोबारा कभी पटना का गांधी मैदान किसी नेता के भाषण में नहीं भर पाया, ठीक है ना। तो आइए, भाषण में ये क्या क्या बोले थे हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं, सारांश के रूप में हम लोग इनके पूरे भाषण को समझते हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यानी कि यह जो भाषण है यह पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। मिला गया ना। यह भाषण 5 जून 1974 को दिया गया था। कहां दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है, मतलब जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे वो एक किताब के रूप में प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करना होगा। भाषण में क्या बोले कि देखो भाई, हम आजाद तो भले हो गए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं हुए हैं, हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा। हम भले आजाद हो गए, लेकिन अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना है सुशासन के लिए, क्योंकि देश में बढ़िया शासन आ जाए इसके लिए, ठीक है ना। और उस समय बोले थे, भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका उदाहरण दिया। और उनका उदाहरण देकर के कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। मतलब अब भले हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन अभी हमारे देश में सुशासन नहीं है, तो सुशासन के लिए अभी हमारे देश की जनता को बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद है? ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारा भाषण ऐसा है कि वहां लगेगा कि हम एक बड़ा क्रांति करने जा रहे हैं, और आपको अमल करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोच लीजिए कि भाई जयप्रकाश नारायण बड़ा क्रांति कर रहे हैं, पहले उस पर अमल करिए कि हम क्यों कर रहे हैं यह क्रांति। और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो लोग हमारी क्रांति में शामिल होंगे उनको लाठियां खानी पड़ेंगी। हो सकता है कि उनको लाठी भी पड़ जाए, हो सकता है उनको लाठी मिले। कहते हैं कि यह संपूर्ण क्रांति है और वैसी ही है जो हमारी भगत सिंह लाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखो भाई, हम संपूर्ण क्रांति ला रहे हैं, और यह संपूर्ण क्रांति वैसे ही है जैसे भगत सिंह संपूर्ण क्रांति लाना चाहते थे। स्वराज से जनता कराह रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यहाँ फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। कह रहे हैं कि भाई हमारा देश भले आजाद हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ पर न सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भुखमरी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, न्याय होता है, यानी कि सब जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फिर क्यों हम लोग आजाद हुए? क्या आजादी का यही मतलब है? कहते हैं कि शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है, मतलब बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार नहीं कर पा रहा है, वो ठोकर खाता फिर रहा है बेचारा। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है। याद करिए, इंदिरा गांधी नारा लगाई थी कि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लगाई थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, नारा तो लगता है कि गरीबी हटाओ, लेकिन सचमुच में यहाँ से गरीबी हटता नहीं है, बढ़ते ही चला जा रहा है। और गरीबी, भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। संपूर्ण क्रांति भाषण में, यानी कि जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में रामधारी से दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं उनकी चर्चा भी करते हैं, और कहते हैं कि वे नई जिम्मेदारी की, अच्छा उनकी चर्चा के साथ साथ क्या, तो नई जिम्मेदारी की चर्चा भी करते हैं। विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं, मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सिर्फ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जयप्रकाश नारायण क्रांति करेंगे और बस देश आजाद हो जाएगा, देश में से जितना भ्रष्टाचार है खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जयप्रकाश नारायण के करने से कुछ नहीं होगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य तो अब आपके हाथों में है। उन्होंने कहा कि अब आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा, भविष्य अब आपके हाथों में है।
वहां उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। लेखक कहते हैं कि देखो भाई, बात तो हम सबका सुनेंगे, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वह मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े के बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए, आप सब लोगों का बात हम सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर क्रांति का शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि विद्यार्थियों के आह्वान पर ही जयप्रकाश नारायण सबका नेतृत्व किए थे, तो विद्यार्थी के जब आह्वान पर गए तो बोले कि देखो भाई, अगर हम इस चीज का नेतृत्व करेंगे तो जो कहेंगे वो सबको सुनना पड़ेगा। अगर हमारी बातों को आप नहीं सुनते हैं तो फिर वैसा हम काम नहीं करेंगे, और अगर आप एकजुट होकर के नहीं रहेंगे तो पता नहीं सब लोग किधर बिखर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किधर बिखरेंगे। अपने भाषण के दौरान वो अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। अपने भाषण के दौरान वो जो है ना, वो छात्र जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। आगे वो कहते हैं कि देखिए, हम ना आईएएस करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहां अंग्रेजों के पैसों से विश्वविद्यालय चलता था। कहते हैं कि कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय था। ऐसा नहीं कि हमारे देश में विश्वविद्यालय नहीं था, हमारे देश में विश्वविद्यालय था, हिंदू विश्वविद्यालय था, लेकिन वह अंग्रेजों के फंड से चलता था। और जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम अंग्रेजों के फंड पर जीना नहीं चाहते थे। ठीक है ना? अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखाने में काम किया, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। कहते हैं कि जब हम अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए तो क्या काम नहीं किए, वेटर का काम किए, जूता पॉलिश करने का काम किए, लोहा के फैक्ट्री में काम किए, सब जगह पे काम किए, और तब जाकर के हम पढ़ाई कर पाए। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विलाप बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में किया। कहते हैं कि देखिए, ये जो सभा हुई थी जेपी आंदोलन में, यानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, इसमें कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, कांग्रेस सरकार क्या नहीं किया इस आंदोलन को दबाने के लिए। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारे इस संपूर्ण क्रांति में, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जो लोग आ रहे थे, सबको पकड़ पकड़ के, मतलब यहां नहीं आने जाए, मतलब लोगों को यहां आने से मना कर दिया जाता था। ठीक है ना? लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। जेपी कहते हैं कि भाई, लोकतंत्र है, यहां सब लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां लोगों पर लाठियां चलाई गई, लोगों को पटना गांधी मैदान आने से रोका गया। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। कहते हैं कि जो शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डाल रहे हैं वो वास्तविक में लोकतंत्र का दुश्मन है। वे इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं। इनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से है। कहते हैं कि देखिए, हमारी जो लड़ाई है ना, वो इंदिरा गांधी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंदिरा गांधी के गलत नीति से है। इंदिरा गांधी जो गलत नीति अपनाई हुई है, देश के हित में जो नीति नहीं है, इसलिए है, उनके गलत कार्यों से है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। यानी कि जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिए कि देखो भाई, हम संपूर्ण क्रांति चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से संपूर्ण क्रांति का पूरा भाषण जो वो दिए, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़े, सारांश के रूप में हम लोग देख लिए। अब आगे प्यारे बच्चे, हम लोगों को बहुत कुछ और पढ़ना है, जरा देखिएगा ध्यान से। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पार्ट में कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कल तो ऐसे भी इलेक्शन होना है भाई, कल तो इलेक्शन का रिजल्ट आना है ना, कल तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है ना? ये तो कल फैसला होगा ना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कल का दिन सभी बिहारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सब बिहारियों के लिए कल का दिन जो है ना, बहुत बड़ा दिन है। और कल तो सारे जिलों में कर्फ्यू लग गया है, हर एक जिला को सील कर दिया गया है। अभी अभी हम जहानाबाद का, पटना का जो ऑफिशियल लेटर है डीएम साहब का, वो देखे हैं। न बाहर से कोई लोग आ सकते हैं और न बाहर ज्यादा जा सकते। अगर जाएंगे तो वाहन का चेकिंग बहुत ज्यादा है, बिना मतलब के एक साथ कई लोग नहीं जा, मतलब पूरे शहर में धारा 144 लागू है। इस प्रकार से बहुत सारा, ताकि किसी प्रकार का कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद बहुत तरह का हो हंगामा होता है ना, इसलिए। आइए अब प्यारे बच्चों, हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। आंदोलन के नेतृत्व में इनका क्या विचार था, जयप्रकाश नारायण का। आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, यह पूछा गया है कि भाई क्या विचार था आंदोलन के संदर्भ में। तो लिखेंगे कि आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी। जयप्रकाश नारायण क्या बोले थे कि हम सबका बात सुनेंगे, छात्रों का बात तो सबसे ज्यादा सुनेंगे, उनसे बहस भी करेंगे, उनकी बातें समझेंगे भी, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला होगा जो मेरा होगा।
कहते हैं लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा? अंतिम फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा। जयप्रकाश नारायण एकदम स्पष्ट कह दिए थे कि आंदोलन का जो संचालन है वह सबकी सलाह से होगा, किसी एक का सलाह से नहीं होगा। पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। वो कहे कि भाई अगर सबकी सलाह से सब एकजुट होकर के अगर हम लोग नहीं आगे बढ़े तो हम किधर बिखर जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में करते हैं? बापू यानी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों की चर्चा करते हैं ना अपने भाषण में। तो कह रहा है कि दोनों की किस विशेषता का वर्णन करते हैं। तो लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होगा, अगर नीतियां गलत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो काम गलत है वो गलत है, अगर नीतियां गलत होगी तो हम उसको गलत ही कहेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, वो हमें बुला करके प्रेम से समझाना चाहते थे और समझाया भी है। कहते हैं कि भाई देखिए महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। महात्मा गांधी किसी चीज का बुरा नहीं मानते थे। अगर हम गलत होते थे तो वो हमको गलत कहते थे, अगर सही होते थे तो सही कहते थे, और हम भी उनको गलत के जगह पर गलत कहते थे, लेकिन वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते थे। जवाहरलाल नेहरू तो हमारे बड़े भाई थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे बड़े भाई थे, हम उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफी थे। जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। कहते हैं कि जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बुरा नहीं माने, लेकिन एक इंदिरा गांधी है कि भाई इतना बुरा मानती है कि सब लोगों को लाठी से पिटना शुरू कर देती है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं ना कि आज चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, इतना धांधली होता है, ठीक है ना, इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। खास करके जो पैसा खर्च होता है, लोग चुनाव जीतने के लिए कितना खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, फिर वो पैसा कहां से वसूलेंगे? जनता से ही तो वसूलेंगे ना, फिर वो पैसा जनता से ही तो वसूलेंगे। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। कहते हैं कि आजकल के जो मतदाता है उसको बस इतना ही अधिकार है कि वो किसी तरीके से वोट दे देता है, पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है। यानी कि मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न ही स्वतंत्र है। न उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। कहते हैं कि चुनाव के बाद तो भाई किसी प्रकार का कोई अंकुश ही नहीं रहता है अपने प्रतिनिधि पर। यानी कि जनता वोट दे देती है, लेकिन उसके बाद जनता फिर नौकर हो जाती है, फिर मालिक तो हो जाता है चुनाव जीतने वाला। यही सबसे बड़ा बुराई है। जयप्रकाश इसमें परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया, जाति, बाहुबल का प्रयोग होता है, जो झूठा भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जिसके पास खूब पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव जीतता है। इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास खूब पैसा वही सिर्फ चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? वो भी तो लड़ सकता है ना। तो इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। ये बात कौन बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निधन हुआ वो कहां हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ है वो विलिंगटन नर्सिंग होम में, ये तो आपको पढ़ाया भी थे, तो याद रखिएगा। लिखेंगे कि दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान बनकर के गए थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। यानी कि दिनकर जी गए थे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के यहाँ। रात को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब रात को दिल का दौरा पड़ा तो 3 मिनट के अंदर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को 3 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर के भी तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहीं उनका निधन हो गया। यानी कि दिनकर जी दोबारा जीवित नहीं हो पाए, वहीं पर उनका क्या हो गया? निधन हो गया, मतलब वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उस समय देश की आजादी में हिस्सा नहीं ले रही थी। और ये जयप्रकाश नारायण कि जो देश की आजादी के लिए नहीं लड़ सकता है उस पार्टी में जुड़ करके क्या करना, और इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में न जुड़ करके कांग्रेस पार्टी में जुड़े। तो लिखेंगे जयप्रकाश नारायण ने सोचा था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो देश अभी आजाद नहीं है, जो देश गुलाम है मतलब आजाद नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो कम्युनिस्ट लोग हैं
उनको तो कम से कम आजादी की लड़ाई में लड़ना चाहिए, उनको तो आजादी की लड़ाई से बाहर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आजादी चाहते थे, उनकी उस समय आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी। यानी कि आजादी के लिए सिर्फ एक पार्टी था जो संघर्ष कर रहा था, और वो पार्टी कौन था? कांग्रेस पार्टी था। अतः इन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। यानी इसलिए वो किसके साथ जुड़े? कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। ठीक है ना, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो नहीं गए। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रसंग का व्याख्या करना है। एक पंक्ति दिया गया है जिसका व्याख्या है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण बोले थे ना कि हमको इंदिरा गांधी से दुश्मनी नहीं है, हमको इंदिरा गांधी से कोई दिक्कत भी नहीं है, हमको तो इंदिरा गांधी के गलत नीतियों से दिक्कत है, इंदिरा गांधी के गलत नीतियों से हमें दिक्कत है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। यह जो पूरा भाषण है कहां से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ये भाषण कहां दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। और जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम और स्वार्थगत अधिक है। जयप्रकाश नारायण यही बोले थे कि आज जो देश में हो रहा है वह नीतिगत कम है और स्वार्थगत ज्यादा है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं, पर मैं उन्हें बहुत कम दोषी मानता हूं। मैं तो उन्हें नीतियों को ही दोषी मानता हूं जिसके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम तो भाई उस नीति को गलत मानते हैं कि उस नीति का गलत फायदा उठा करके लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए शासन कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं बल्कि नीतियां हैं। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियां जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियां ही नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो क्या है? स्वार्थ हित है। मतलब अगर कुछ नीति है भी तो वो स्वार्थ में है। ये बात कौन बोले? जयप्रकाश नारायण बोले थे इंदिरा गांधी के बारे में। 8वां नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? सुझाव दीजिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है। भाई अगर सरकार चाहेगा तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है। ठीक है ना, सरकार अगर चाहे तो भ्रष्टाचार होने का नाम न ले, लेकिन सरकार का ही मंशा नहीं होता है। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, भुखमरी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है। यह भ्रष्टाचार जो है वो धीरे धीरे और पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं चलता है। सरकारी दफ्तर, बैंक, प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप में पसरा हुआ है। यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो सब जगह पर है और बड़ा विकराल रूप में है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता जो है वो दब रही है। शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है, सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। युवा वर्ग अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कि भ्रष्टाचार न हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। यही बात लेखक कहते हैं। ठीक है ना। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 9वां कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और वो किसकी पुत्री थी? तो लिखेंगे उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ये तो आपको पहले भी बताया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी और वो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, याद रखिएगा। यानी प्रभावती देवी के पिताजी का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद, तो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी। ठीक है ना, याद रहेगा बाबू। सारे बच्चों को समझ में आ गया? आइए अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को बता देते हैं। कह रहा है कि किसने कहा था ये बात कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये बात किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील दूर इस देश की जनता को जाना है? ये बात कौन बोले थे? ये बात, अच्छा आपको दो ऑप्शन देते हैं, लेकिन नहीं, जयप्रकाश नारायण तो है ये नहीं ऑप्शन में, तो फिर तो एक ही ऑप्शन सही है जो कि आप लोग तुरंत पकड़ लिए। जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये बात बोले थे कि अभी पता नहीं देश की जनता को कितना दूर जाना है, कितना मील जाना है। ये बात कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। याद रहेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। जवाब होगा बिलिंगटन नर्सिंग होम, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। आगे बढ़ते हैं।
जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश नारायण को स्वामी सहजानंद के स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर के अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? तो आईएससी की परीक्षा पटना साइंस कॉलेज से। कहां से? आईएससी की नहीं, आईएससी की परीक्षा वो पास किए थे बिहार विद्यापीठ से। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो मार्क्सवादी बने थे 1924 में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जवाब होगा अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म, तो जन्म ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। आगे बताइए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि कब दिया गया था? 1998 में इनको भारत रत्न का उपाधि दिया गया था। अगला, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी साहित्य की रचना के लिए। दिनकर जी जो है वह साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताइए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया? तो पटना में दिए थे। पटना में दिए थे 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को पटना में ये भाषण दिए थे। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल? तो 1974 ईस्वी में यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल। आगे बढ़ते हैं बाबू। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अगला, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया था। अगला बता दीजिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है सिताब दियारा नामक गांव में। कहां हुआ बाबू? सिताब दियारा में। अगला बताइए, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा सम्मान? मैग्सेसे, याद रखिएगा। अगला बताइए, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ? तो जवाब याद रखिएगा, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो देश का अविष्ठा मतलब देश का जो भविष्य है वो नई पीढ़ी के हाथों में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो भाई रामनाथ जी गोइनका के घर पर, ठीक है ना, उन्हीं के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। आगे बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ में दिए थे ना। आईएससी की परीक्षा वो कहां दी है? बिहार विद्यापीठ में। अगला, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये किसके मुंह से सुना था? दीक्षित जी के मुंह से ये बात सुना था। और अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को वो अपना भाई कहते थे। तो ये 28 क्वेश्चन था, ये 28 क्वेश्चन याद रखिएगा और तब जाकर के फाइनली आपका ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया? द एंड हो गया, समाप्त हो गया आपका ये चैप्टर, ठीक है ना। यह चैप्टर एकदम समाप्त, हाँ बाबू, पूरा समाप्त हो गया। तो 3 चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है ना। 3 चैप्टर आप लोगों का क्या हो गया है? पूरा समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चौथे नंबर चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में चौथा नंबर चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल तो हो सकता है कि आपका क्लास ना हो, चूंकि कल